अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर डूइंग वेल। हमने जो है वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के लेक्चर सीरीज शुरू की हुई थी टॉपिक वाइज। ठीक है, इसको हम बेर एक्ट की लैंग्वेज में भी डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे इन फ्यूचर इंशाल्लाह। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्रांसफ़र ऑफ केसेस के वाले से है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। एक्चुअली हम कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के वाले से प्लेलिस्ट पहले बना चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो आप उनको ज़रूर देखिएगा। बाकी भी डिफरेंट जो है ना वो टॉपिक वाइज आपको लेक्चर जो है ना वो उनकी प्लेलिस्ट यहाँ से मिल जाएगी। इसमें विड्रॉल एंड ट्रांसफ़र ऑफ सूट एनी प्रोसीडिंग और अपील के वाले से डिस्कस करेंगे हम। सेक्शन 24 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 को जो है ना वो डिस्कस करेंगे। विड्रॉल ट्रांसफ़र एडी ट्रांसफ़र ऑफ जो है ना केसेस प्रोसीडिंग के वाले से जो है ना डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम इसकी बेरेक्स लैंग्वेज को देख लें तो सेक्शन 24 है। ठीक है, ये बेसिकली कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की बेरेक्स लैंग्वेज जो मैंने आपके सामने ओपन की है। ठीक है, ये जो है ना वो सेक्शन है और इसमें जो है ना बाद में अमेंडमेंट्स हुई थी, 24A भी ऐड किया गया था। पंजाब में ये अमेंड हो चुका है, यानी कि ओमिट हो चुका है, क्योंकि स्मॉल कॉजेज कोर्ट तो अभी एग्जिस्ट नहीं करती, इस वजह से इसको जो है ना वो ओमिट कर दिया गया। ठीक है, तो ये बेरेट लैंग्वेज है जिसको मैंने जो है ना वो इन द फॉर्म ऑफ नोट्स जो है ना वो बनाया और इसमें कुछ केस लॉज ऐड किए हैं। काफ़ी स्टूडेंट जो है ना वो कह रहे होते हैं कि नोट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया करें। ठीक है, तो अभी हमने जो है ना वो शुरू किया है कि इसका जो है ना वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन उसके साथ एक पासवर्ड भी होगा जो कि आपको इसी वीडियो के मिड में या एंड पे जो है ना वो मिल जाएगा। तो वो पासवर्ड जैसे ही आप इंसर्ट करेंगे तो आपका ये नोट्स जो है ना वो ओपन होकर आपके सामने आ जाएंगे, फिर आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले यही है कि 24 सेक्शन 24 इसके वाले से डील करता है। देखिए, अगर कोई सूट आपने फाइल किया है, ठीक है, यानी कि प्लेंट फाइल किया है, प्रोसीडिंग चल रही है सिविल जज के पास, तो आप चाह रहे हैं, आपको पता चला है कि जज जो है वो 22 है। ठीक है, यहाँ उसने कोई पेकुनरी इंटरेस्ट जो है ना वो गेन कर रहा है दूसरी पार्टी से, या वो 22 है। ठीक है, या उस जज का जो है ना इस केस में कोई इंटरेस्ट है, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आपके पास क्या रेमेडी है? फिर क्या होता है कि फिर प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक एप्लीकेशन जमा करवाते हैं कि इस केस को जो है ना इस जज से दूसरे जज के पास ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ठीक है, फिर हम उसमें ग्राउंड्स लिखते हैं कि ये ग्राउंड्स हैं जिसकी वजह से हम जो है ना वो कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक केस चल रहा था सिविल जज 1 के पास, उसका नाम अली था। ठीक है, सिविल जज अली के पास जो है ग्रेड 1 के पास मेरा केस चल रहा था। ठीक है, जैसे ही कुछ 2-3 मंथ की प्रोसीडिंग गुजरी तो मुझे पता चला कि अली साहब का जो है ना वो इस केस में इंटरेस्ट है, यानी कि जो दूसरी पार्टी है वो अली साहब के जानने वाले रिश्तेदार हैं। ठीक है, तो फिर मेरे पास क्या रेमेडी है? अब जारी बात है, अली साहब ने तो मोस्ट प्रोबेबली क्या प्रोज्यूम किया रहेगा कि अली साहब ने डिसीजन अपनी उन्हीं पार्टी के फेवर में करना है जो जिनको वो जानने वाले हैं। तो फिर मेरे पास क्या रेमेडी होगी? मेरे पास जो रेमेडी होगी वो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई जज 22 है या उसका कोई इंटरेस्ट है, ठीक है, या जस्टिस प्रॉपर नहीं कर रहा, या फेयर ट्रायल प्रॉपर नहीं कर रहा, ठीक है, या जो है ना वो कोई फेयरनेस नहीं है, तो फिर हमारे पास क्या रेमेडी होती है उसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, रेमेडी बेसिकली ये है कि अगर आपका केस चल रहा है सिविल कोर्ट में, सिविल जज के पास, तो फिर उससे अपर प्लेटफॉर्म कौन सा होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो फिर हम क्या करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एप्लीकेशन देते हैं कि हमारा केस जो है ना वो इस जज से दूसरी जज के पास ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ठीक है, फिर हम उस एप्लीकेशन में ग्राउंड्स बताते हैं कि ये ग्राउंड्स हैं जिनकी वजह से हम जो है ना वो केस ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे हैं। अगर तो आपका कोई ग्राउंड्स नहीं है, वैसे ही आप चाह रहे हैं कि जी ये जज मुझे पसंद नहीं है तो मैं केस ट्रांसफ़र कराऊँ, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उसमें कोई प्रॉपर ग्राउंड्स लिखने पड़ते हैं, रीज़न देनी पड़ती है। सेकंड चीज़, अगर तो आपका केस चल रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, केस से मुराद ये है कि सिविल जज के पास आपकी प्रोसीडिंग चली, केस आपके अगेंस्ट आया, आपने अपील फाइल कर दी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो पता चला जी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैठा है वो दूसरी पार्टी का जानने वाला है। जानने वाला से मुराद ये है कि रिश्तेदार है या जो भी है। तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप हाई कोर्ट में एप्लीकेशन देंगे। ठीक है, तो आपने अपर प्लेटफॉर्म पे एप्लीकेशन देनी होती है और उस जो भी एप्लीकेशन देते हैं आप उसमें ग्राउंड्स लिखते हैं कि ये ग्राउंड्स हैं जिनकी वजह से हम जो है ना वो अपना केस ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे हैं इस जज से किसी दूसरे जज के पास। ठीक है, अब देखिए, अगर आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो उसमें कौन-कौन से 4 ग्राउंड्स आप ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि जी इम्पार्शियल जस्टिस है, ठीक है, जस्टिस प्रॉपर नहीं हो रहा, तो ये एक ग्राउंड ले सकते हैं। या आप कहते हैं कि जी फेयर ट्रायल नहीं है, जज साहब 22 हैं, ठीक है, या नोटिस नहीं मिले, या जज साहब जो है ना वो प्रॉपर प्रोसीड नहीं कर रहे, तो ये चीज़ें आपको प्रूव करनी पड़ती हैं। ठीक है, जहाँ पे भी आप एप्लीकेशन देते हैं। या थर्ड ग्राउंड इज़ मेंटेन एडमिनिस्ट्रेटिव कोविनेंस। ठीक है, एंड द फोर्थ ग्राउंड इज़ के जुडिशियल
एफिशिएंसी या फेयरनेस जो है ना वो प्रॉपर फेयर ट्रायल नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं, ठीक है, 4, जिनमें से कोई एक भी ले सकती हैं, ठीक है। इन चारों में से कोई एक ग्राउंड्स भी है तो केस ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जज 22 है तो केस ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। जज ने कोई पिक्यूनरी इंटरेस्ट लिया हुआ है दूसरी पार्टी से तो केस ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। जज का कोई खुद अपना इंटरेस्ट है उस प्रॉपर्टी में, जिस प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है, तो केस ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। जज मिले या जानने वाले हैं, कोई भी रीज़न है तो केस ट्रांसफ़र हो जाएगा। प्रोफेसर लॉर्ड ने बेसिकली कहा था जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट मस्ट हैज़ सीन टू बी डन, कि जस्टिस वो नहीं है कि बस जो है ना वो होता नजर आए, मतलब दिखाई भी दे कि वाकई इंसाफ हो रहा है। इसकी रेलिवेंट जो प्रोविजन है वो सेक्शन 24 है, ठीक है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का। इस सेक्शन में ट्रांसफ़र, विदड्रॉ और रीट्रांसफ़र की बात की जाती है। अगर मैं सेक्शन 24 को खोलूँ तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी इसको ओपन कर चुका हूँ, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे ट्रांसफ़र की बात हो रही है, यहाँ पे विदड्रॉ की बात हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे रीट्रांसफ़र की बात हो रही है। यानी कि ये 3 तरह की चीज़ें जो हमारे साथ जो है ना वो शेयर कर रहा है सेक्शन 24 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ठीक है। अब यहाँ पे इसके क्रॉस रेफरेंस में सेक्शन 151 भी आता है, ये इनहेरेंट पावर है कोर्ट्स की। आर्टिकल 203 भी आता है, ठीक है। 22 ऑफ जो है ना वो CPC भी आता है, ये ट्रांसफर वेयर मल्टीपल कोर्ट्स में अगर आपका सूट चल रहा है तो फिर वहाँ पे क्या प्रोसीडिंग होगी, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 39 और 42 ऑफ CPC जो है ना वो बेसिकली इससे डील करता है कि अगर आपकी डिक्री हो गई है, फॉर एग्जांपल आपका डिसीजन आ चुका है केस का, तो उस डिक्री को अगर ट्रांसफ़र करना है कोर्ट से तो वो उसका क्या प्रोसीजर है, ठीक है। तो ये रेलिवेंट प्रोविजन है। उसके बाद पावर अंडर सेक्शन 24, यानी कि ये जो सेक्शन 24 है इसको मैंने डाइजेस्ट किया हुआ है और वो मैंने यहाँ पे इसको नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप पहली चीज़ देखें तो ट्रांसफ़र ऑफ सूट, देखें कोर्ट सूट को भी ट्रांसफ़र कर सकती है, कोर्ट अपील को भी ट्रांसफ़र कर सकती है, कोर्ट प्रोसीडिंग को भी ट्रांसफ़र कर सकती है, ठीक है। अब तो ट्रांसफ़र एनी सूट, एनी अपील और प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर इट सबऑर्डिनेट कोर्ट, सबसे पहली तो चीज़ ये है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास होना चाहिए, ठीक है। कंपिटेंट टू ट्राई इट, ठीक है, कंपिटेंट भी होनी चाहिए जिसके पास जो है ना वो ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, तो ही जो है ना वो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस केस को अगर हम डिस्कस करें 2022 MLD गिलगित बल्चिस्तान चीफ कोर्ट का ये बेसिकली डिसीजन है कि मेयर ऑन द ग्राउंड ऑफ एप्रीहेंशन ऑफ एन अनटूवर्ड इंसिडेंट, कि सिर्फ ये ग्राउंड है कि जी हमें एप्रीहेंशन है कि जी ये यहाँ पे जो है ना वो फेयर ट्रायल नहीं होगा, इम्पार्शियल ट्रायल होगा, सिर्फ एप्रीहेंशन है, कोई प्रूव नहीं है अभी हमारे पास, तो केस कुड नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम वन डिस्ट्रिक्ट टू अनदर कोर्ट, ठीक है। सिर्फ एप्रीहेंशन की बेस पे कोर्ट जो है ना वो केस ट्रांसफ़र नहीं करेगी। हाँ, जब तक रीज़नेबल ग्राउंड्स नहीं होंगी, अगर आपके पास ग्राउंड्स हैं कोई रीज़नेबल और उसके ऊपर आपके पास प्रूफ मौजूद हैं तो फिर ही जो है ना वो आप केस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ आपके पास ये एप्रीहेंशन है कि आप सोच रहे हैं कि अगर कल को ऐसा हो जाता है तो उस बेस पे जो है ना वो आपका केस ट्रांसफ़र नहीं होगा। इस केस में ये हेल्ड किया गया था। उसके बाद विदड्रॉ, देखें कोर्ट विदड्रॉ भी कर सकती हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो सिविल कोर्ट में जो प्रोसीडिंग चल रही है उसको विदड्रॉ भी कर सकती है, ठीक है। विदड्रॉ करके किसी और के पास ट्रांसफ़र कर सकती है अपनी सो मोटो से, ठीक है, या उसको खुद भी डिस्पोज ऑफ कर सकती है, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के पास पावर होती हैं कि वो उसको खुद भी डिस्पोज ऑफ कर सकती है, ठीक है। उसके बाद रीट्रांसफर, यानी कि ये भी कर सकती है कि जिधर से उसने पहले केस लिया, ठीक है, बाद में फिर से उसी को ट्रांसफ़र करते, ठीक है। तो ये कोर्ट्स के पास पावर्स होती हैं कि वो जो है उस केस को अपने पास, यानी कि विड्रॉ करने के बाद उसको खुद भी सुन सकती है या उसको किसी और कोर्ट के पास भी ट्रांसफ़र कर सकती है, या उसको रीट्रांसफ़र, यानी कि जिस कोर्ट से उसने लिया था उसको वापस भी ट्रांसफ़र कर सकती है कि भाई आप दोबारा से इसी केस को सुने। बहुत से केसेस ऐसे हैं जहाँ पे ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में जाएंगे तो आपको ये चीज़ें होती नज़र आएंगी। मोड ऑफ एक्सरसाइजिंग, अब ये है कि आप किन वे से अपनी जो है ना वो केस ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि पार्टीज़ एप्लीकेशन देती हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ग्रीवियंस है कि जी जिस जज के पास मेरा केस चल रहा है, ठीक है, वो जज जो है उसने रिश्वत ली है, वट एवर यू सो, 22 है, मिला हुआ है दूसरी पार्टी से, तो फिर मैं क्या करूँगा कि एप्लीकेशन दूंगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फिर क्या करेगी, अब इसका प्रोसीजर में थोड़ा सा मैकेनिज्म जो प्रैक्टिकल फॉलो होता है वो मैं बता रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या करेगी कि नोटिस करेगी दूसरी पार्टी को बुलाएगी, उनको सुनेगी, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ मैंने एप्लीकेशन दी और मेरी एप्लीकेशन की बेस पे कोर्ट जो है ना वो केस ट्रांसफ़र कर देगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब तक कोर्ट दूसरी पार्टी को नहीं सुनेगी, उनकी राय नहीं लेगी, कोर्ट कभी भी केस ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, ठीक है। तो सबसे पहला तो ये है कि एक पार्टी खुद एप्लीकेशन दे दे, यानी कि मुझे अगर ग्रीवियंस हो रही है तो मैं एप्लीकेशन दे दूँगा कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कि जी मेरा केस ट्रांसफ़र कर दिया जाए। फिर
कोर्ट कहेगी दूसरी पार्टी को नोटिस किया जाए, दूसरी पार्टी बुलाई जाएगी, उसको सुना जाएगा और फिर कोर्ट फाइनल डिसाइड करेगी कि क्या केस ट्रांसफ़र होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो फिर बाद में डिसाइड होता है। एक तो चीज़ ये है कि मैं एप्लीकेशन दी है, दूसरी चीज़ ये है कि कोर्ट ये होता है कि 1-1.5 साल के बाद जो है वो कोर्ट्स यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है ना वो खुद केस ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर केस चल रहा है जो है सिविल जज अली की जो है ना वो कोर्ट में, तो वो उसको पकड़ के मुदस्सिर गोंदल साहब की कोर्ट में भी ट्रांसफ़र कर सकती है। ठीक है, या उधर से जो है ना वो किसी कास अहमद साहब की कोर्ट में भी जो है ना वो ट्रांसफ़र कर सकती है। तो ये कोर्ट की डिसीजन पे भी डिपेंड करता है। सो मोटो का ये मतलब होता है कि वो खुद भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें फिर ये होता है कि कोर्ट दोनों पार्टीज़ को नोटिस नहीं देती। ठीक है, नोटिस तभी होंगे जब पार्टीज़ ने एप्लीकेशन दी है। जब कोर्ट खुद करती है फिर नोटिस नहीं देती है। ठीक है, फिर जो है ना वो ये होता है कि फिर ये होता है कि पार्टीज़ को कैसे पता चलता है। द क्वेश्चन राइज कि फॉर एग्जांपल मेरा केस चल रहा है अली साहब के पास, ठीक है, और जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने केस ट्रांसफ़र कर दिए, तो मुझे अब कैसे पता चलेगा कि अली जो मेरा केस ट्रांसफ़र हो गया। मैं उसी कोर्ट में जाऊंगा जहाँ पे मेरा केस चल रहा था। मेरा केस चल रहा था अली साहब के पास, 18 तारीख को मेरा केस था। 18 तारीख वाले दिन मैं जाऊँगा और बताऊँगा जी फ़लाँ फ़लाँ पार्टी का नाम है और उसके बिहाफ पे यहाँ मैं कौंसल, तो मुझे बताया जाएगा कि सर आपका केस जो है ना वो ट्रांसफ़र हो गया, तो वकास अहमद साहब के पास जो है ना वो ट्रांसफ़र हो गया, तो अब आप उनकी कोर्ट में चले जाएं। ठीक है, तो फिर मैं वहाँ पे जाऊँगा और वहाँ पे सारी प्रोसीडिंग होगी। ठीक है, ऐसा बेसिकली प्रोसीजर होता है। अगर इसको केस लॉ को डिस्कस करें 2018 CLC 1578 कराची हाई कोर्ट का बेसिकली केस है। ये कहता है कि ट्रांसफ़र ऑफ अ मैटर फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर कोर्ट कुड ओनली बी ग्रांटेड इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस, कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में ही सिर्फ जो है ना वहाँ ट्रांसफ़र ग्रांट कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ ये नहीं है कि कोई भी मुंह उठा के आए एप्लीकेशन दे दे और आपने केस ट्रांसफ़र कर दिया। हमने देखा है मल्टीपल एप्लीकेशन आती हैं किसी भी सूट में और वो रिजेक्शन कोई 1-2 एक्सेप्ट होती है। ठीक है, अदरवाइज़ ज़्यादातर जो है ना वो रिजेक्ट ही होती हैं। देयर इज़ नो ग्राउंड्स कि आप जो है ना वो ट्रांसफ़र क्लेम करने के लिए आ रहे हैं कोर्ट में। क्योंकि बेसिक रीज़न क्या होती है कि जब आप ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन देते हैं तो कोर्ट प्रिज्यूम कर लेती है कि डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं, यानी कि कोर्ट का टाइम वेस्ट करने के लिए आए हैं और प्रोसीडिंग को डिले कर रहे हैं। अगर तो आपके पास कोई ग्राउंड नहीं है, ठीक है, कोई ग्राउंड नहीं है, कोई रीज़नेबल ग्राउंड ही नहीं है, तो अगर आप एक्सेप्शनल केसेस में ही केस ट्रांसफ़र होते हैं, अदरवाइज केस ट्रांसफ़र नहीं होते। प्रोसीजर आफ्टर ट्रांसफ़र, देखिए अगर आपका केस ट्रांसफ़र हो गया है, फॉर एग्जाम्पल पहले जो है ना पहले केस जो है ना वो सिविल जज अली साहब के पास था, वहाँ से केस ट्रांसफ़र होकर चला गया सिविल जज मुदस्सिर साहब के पास। अब क्या होगा कि जहाँ से केस ट्रांसफ़र हुआ है ना, फॉर एग्जांपल अगर एविडेंस स्टेज पे केस था तो उधर से ही शुरू किया जाएगा। ठीक है, ये ज़्यादातर यही डायरेक्शन दी जाती हैं, लेकिन समटाइम ये होता है कि केस जो है ना वो रीट्राई जो है ना केस को रीट्राई भी किया जाता है अगर तो प्रॉपर जुरिस्डिक्शन नहीं थी। फॉर एग्जांपल अली साहब के पास केस चल रहा था, उनकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी वो कि वो उस केस को सुने। ठीक है, तो फिर जब केस ट्रांसफ़र होगा तो जिस जज के पास ट्रांसफ़र होगा वो उसको रीट्राई यानी कि दोबारा से सुनेगा। ठीक है, ट्रांसफ़र और रीट्राई द केस सब्जेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ द ट्रांसफ़र ऑर्डर। ठीक है, तो ये बेस करेगा जो ट्रांसफ़र ऑर्डर हुआ है उसकी डायरेक्शन पे, यानी कि ट्रांसफ़र ऑर्डर में सारा चीज़ें लिखी होती हैं कि केस कहाँ से चलेगा, नए सिरे से चलेगा या जिधर पे ख़त्म हुआ था उधर ही चलेगा। उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि अगर देखें आप कहीं पे भी चले जाएँ ना, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाएँ तो वहाँ पे एडिशनल जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट जज अब बैठे होते हैं। असिस्टेंट जो है ना वो असिस्टेंट जज का तो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया पाकिस्तान में, लेकिन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जो है या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज या सेशन जज अभी भी जो है ना वो कोर्ट्स में मतलब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जो है ना वो होते हैं। तो जो अगर तो आपकी प्रोसीडिंग चल रही है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास या एडिशनल सेशन जज के पास, तो फिर भी आप एप्लीकेशन जो है ना वो देंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ही। ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो एडिशनल जज और असिस्टेंट जज है वो सबऑर्डिनेट होंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। ठीक है, उसके लिए आपको हाई कोर्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद ये मैगजीन भेज कर इक्विटी रिकॉर्ड हैज़ डन दैट विच आउट टू बी डन। ठीक है, कंडीशन क्या क्या है वैलिड ट्रांसफर की, कौन कौन सी कंडीशन हैं जिनकी बेस पे जो है ना वो आपका केस जो है ना वो ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर हम इस केस का खुद डिस्कस करें 2013 MLD 739 लाहौर हाई कोर्ट का केस है कि सेक्शन 24 ऑफ CPC शैल बी एक्सरसाइज विद द ड्यू केयर एंड डिलीजेंस, कि आपने बहुत ध्यान से, यानी कि ये हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी लाहौर हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को कि आपने बहुत ध्यान से और डिलीजेंस से आपने जो है ना वो केस ट्रांसफ़र करने हैं फ्रॉम वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ डिलेइंग इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। क्योंकि जब भी देखिए इस केस में ये हेल्ड किया गया था कि जब भी आपके पास एप्लीकेशन आती है तो वन ऑफ द मेन कॉज होता है कि इसमें जो है ना वो केस को डिले किया जा रहा है एप्लीकेशन में। अगर तो एप्लीकेशन में कोई ग्राउंड ही नहीं है, अगर एप्लीकेशन में कोई ग्राउंड्स ही नहीं है तो कोर्ट फर्स्ट हियरिंग पे ही उस एप्लीकेशन को डिसमिस कर देती है। ठीक है, हाँ अगर कोई ग्राउंड्स हो तो फिर दूसरी पार्टी को नोटिस जाते हैं, उनको सुना जाता है और फिर बताया जाता है कि जी केस ट्रांसफ़र होगा किसी और जज के पास या नहीं होगा। अब यहाँ पे
कंडीशन कौन सी हैं? फर्स्ट कंडीशन ये है कि पेंडेंसी हो, यानी कि केस पेंडिंग हो कॉम्पिटेंट कोर्ट में। फॉर एग्जांपल अब देखिए, मैंने अगर रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट जज के पास मैंने एप्लीकेशन फाइल की कि आपके नीचे जो सिविल जज साहब हैं उनसे मैंने केस ट्रांसफ़र करवाना है, ठीक है। अब वो उनकी जुरिस्डिक्शन में आते हों, ये नहीं है कि पिंडी का जो है ना वो पिंडी में मेरा केस चल रहा है और एप्लीकेशन मैं इस्लामाबाद में दे रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जिस जुरिस्डिक्शन में आपका केस चल रहा है उसी जुरिस्डिक्शन के डिस्ट्रिक्ट जज को आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप एप्लीकेशन देंगे। सबऑर्डिनेट होनी चाहिए, ठीक है, हमेशा सबऑर्डिनेट कोर्ट को ही ट्रांसफ़र कर। देखें, कभी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फॉर एग्जांपल अब इस्लामाबाद में 2 डिस्ट्रिक्ट जज बैठते हैं, ठीक है, कभी भी एक डिस्ट्रिक्ट जज दूसरे डिस्ट्रिक्ट जज के जो है ना वो केस ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, ठीक है। एक डिस्ट्रिक्ट जज की, वेस्ट के डिस्ट्रिक्ट जज की अपनी जुरिस्डिक्शन है, ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट जज की अपनी जुरिस्डिक्शन, यानी कि यहाँ पे 2 जज बैठते हैं, एक को वेस्ट डिस्ट्रिक्ट जज का नाम दिया गया, एक को ईस्ट डिस्ट्रिक्ट जज का नाम दिया, तो यहाँ पे दोनों की अपनी जुरिस्डिक्शन है, ठीक है। उसके बाद कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, यानी कि जिस कोर्ट में केस ट्रांसफ़र हो रहा है, फॉर एग्जांपल पहले मेरा केस चल रहा था सिविल जज ग्रेड 1 के पास, तो अब जहाँ पे केस ट्रांसफ़र होकर जाएगा वो भी सिविल जज ग्रेड 1 का ही उसके पास पावर हो। ये नहीं है कि जिसके पास अब केस ट्रांसफ़र होकर गया है उसके पास जो है ना वो सिविल जज ग्रेड 3 की पावर हो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये हमेशा याद है कि पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन भी होनी चाहिए, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन भी होनी चाहिए, सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन भी होनी चाहिए। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से मुराद ये है कि अगर मेरा केस पहले पिंडी में था तो वो पिंडी में ही ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। ये नहीं है कि आप उठा के तो उसको इस्लामाबाद ट्रांसफ़र कर दें, ठीक है। और सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन ये है कि जो उसके पास पावर थी सुनने की केस को, ठीक है, वो ही सुन सकता है, कोई और जज नहीं सुन सकता। इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस मीन रीजनेबल ग्राउंड्स होनी चाहिए, तभी जो है ना केस ट्रांसफ़र हो सकता है। 2001 MLD 67 इसमें बेसिकली ये कहा गया था कि रीजनेबल एप्रीहेंशन हो तभी जो है ना वो आप केस ट्रांसफ़र कर सकते हैं इन अ पार्टी माइंड, और पार्टी जो है उसको प्रूव करेगी जो भी उनकी एप्रीहेंशन है, ठीक है, कि जस्टिस जो है ना वो फेयर नहीं हो रहा या जस्टिस डन नहीं हो रहा। पावर ऑफ हाई कोर्ट, इस केस में हाई कोर्ट की पावर को भी बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इसको पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एट एनी स्टेज, ठीक है, यहाँ पे क्लियर कट ये चीज़ लिखी गई है। अगर इसको पढ़ें तो यहाँ पे हाई कोर्ट की क्या पावर है कि हाई कैन ट्रांसफ़र विद इन और आउटसाइड टेरिटोरियल लिमिट, कि हाई कोर्ट के पास ये पावर्स हैं कि वो विद इन यानी कि अपने अंडर भी और विद आउटसाइड द टेरिटोरियल लिमिट्स भी जो है ना केस ट्रांसफ़र कर सकती है, ठीक है। कैन री ट्रांसफ़र अपील इवन इफ ट्रांसफ़र बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, इंश्योर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी और फेयरनेस। तो हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो अपील को भी ट्रांसफ़र कर सकती है विद इन जुरिस्डिक्शन और विद आउटसाइड जुरिस्डिक्शन। आउटसाइड से मुराद है कि अपनी से बाहर भी जो है ना उसको ट्रांसफ़र कर सकती है, ठीक है। तो इनसाइड और आउटसाइड दोनों अपील, सूट और जो है ना वो उसको ट्रांसफ़र भी कर सकती है, विड्रॉ भी कर सकती है और री ट्रांसफ़र भी कर सकती है। पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, अब डिस्ट्रिक्ट जज की क्या पावर है कि डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो अपने से सबऑर्डिनेट कोर्ट के जो केसेस हैं उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है, या अपील्स को ट्रांसफ़र कर। अपील्स में इस वजह से कह रहा हूँ कि यहाँ पे हमने पढ़ा था कि डिस्ट्रिक्ट जज के जो नीचे है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी आते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इस चीज़ को ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं कि एडिशनल एंड असिस्टेंट जज आर डीम सबऑर्डिनेट टू डिस्ट्रिक्ट जज, कि जो एडिशनल जज होता है उसके एडिशनल जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है उसके पास भी जो है ना वो अपील्स आती हैं, ठीक है। तो वो उन जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो उनकी अपील्स को भी ट्रांसफ़र कर सकता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की पावर है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो पहले दूसरी पार्टी को सुनेगा फिर ही अपील ट्रांसफ़र, अगर उसने नहीं सुना तो आपको पता ही ऑडी आल्टम पार्टम नो वन शुड बी कंडेम्नड है। लीगल प्रिंसिपल क्या है कि कंपिटेंसी मैंडेटरी होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि जिसके पास पहले केस चल रहा था वो सिविल जज ग्रेड 1 है और जब दूसरी दफ़ा जिसके पास केस गया वो सिविल जज ग्रेड 2 के पास गया है, तो दैट्स इज़ नॉट अ कॉम्पिटेंसी। जुडिशियल डिस्क्रिशन है, फेयर और रीजनेबल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कोविनेंस और उसके बाद रीजनेबल एप्रीहेंशन हो के जी जस्टिस जो है ना वो डन नहीं हो रहा, सो मोटो जो है वो कोर्ट ले सकती है यहाँ पार्टी की एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो एट द एंड ये है कि इस जो फाइल को आप ओपन तभी कर सकते हैं जब आप ये जो पासवर्ड यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, ये सारे स्मॉल लेटर्स हैं, री ट्रांसफ़र आप लिखेंगे तो आपके पास ये जो सारे नोट्स आ जाएंगे, ठीक है। एट द एंड हमारा कंक्लूजन ये है कि सेक्शन 24 के थ्रू जो है वो हम अपना केस किसी एक जज से दूसरे जज के पास ट्रांसफ़र कर सकते हैं। शर्त यह है कि इम्पार्शियल जस्टिस होना चाहिए, ये नहीं है कि सही प्रॉपर फेयर ट्रायल कर रहा है और हम जाके कोर्ट्स में एप्लीकेशन देने शुरू कर देंगे जी इसको ट्रांसफ़र किया जाए, हमें उसके किसी डिसीजन पे एतराज़ है, ठीक है, तो ये कोई ग्राउंड्स नहीं है। इंश्योर फेयर ट्रायल, एडमिनिस्ट्रेटिव और उसके बाद करेक्ट पोटेंशियल डिनाइल ऑफ द जस्टिस। ऑडी आल्टम पार्टन का प्रिंसिपल अपहेल्ड होता है, हमेशा ही दूसरी पार्टी को ज़रूर सुना जाएगा, उसके बगैर कभी भी कोर्ट जो है ना वो केस ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। ये इस नोट्स के
पासवर्ड है, आप जैसे ही इसको इंसर्ट करेंगे तो ये नोट्स ओपन हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट से पूछ सकते हैं। चला चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो दुआ में रखें। अल्लाह हाफ़िज़।